मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। एस्ट्रो पाठशाला एक ऐसा संस्थान है जो गुड़गांव से पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष बताने और ज्योतिष सिखाने का कार्य करता है। अभी तक इतने वर्षों तक हमारे यहाँ पर लाइव क्लास सेशन चलते थे, लाइव क्लासेस होती थी। अभी कोविड के कारण ये हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आयुर्वेदा कोर्स हमारे संस्थान में ये तीसरी बार, थर्ड टाइम ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम रिपीट है, बाकी लाइव क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो हमारे आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरा मेरा ये आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं। आपको सभी को परमेश्वर को ध्यान करके याद करते हुए पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि इस डिवाइन साइंस में जो हम एंटर होने जा रहे हैं, परमात्मा हमें सफलता प्रदान करे और ये सब्जेक्ट डिवाइननेस के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ क्लास का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आधा कम हो गई, ज्यादा हो गई, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करना। बस दिल की गहराइयों से सीखने का प्रयास कीजिएगा। आप मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप यहाँ से काफी लाभ लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारी लाइव क्लासेस में सेम कोर्स के हमारा संस्थान 18,000 रुपया चार्ज करता है। हमने मिनिमम कॉस्ट के साथ ये ऑनलाइन कोर्स को आरंभ किया है और निश्चित रूप से ये है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ये कोर्स आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को इंटीग्रेट करके किया गया एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जिसका मूल उद्देश्य ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए या जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं, ये उन लोगों के लिए है। किसी व्यक्ति की कुंडली को देख करके, यानी बात ग्रहों की होगी, पर आपको बीमारियों को जो समझना है वो वात, कफ और पित्त की भाषा में समझ। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। इस कोर्स में आपको कुछ नई और नायाब चीजें भी मिलेंगी। कुंडली से तो आप बीमारियों को पता वैसे भी करते आए हैं, हम सिखाते भी हैं, पर यहाँ पर आपको केवल और केवल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को हम सबसे ज्यादा एड्रेस करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में जो जुड़े हैं। ज्योतिष में तो लाइफ से रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं, चाहे वो लव है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, संतान है, भाग्य है, कर्म है, नौकरी है, रोजगार है। पर यहाँ पर इस कोर्स में केवल और केवल हम लोग हेल्थ को फोकस करने जा रहे हैं। आयुर्वेदा की फिलॉसफी क्या है, आयुर्वेदा किस प्रकार से हमारे ग्रहों से जुड़ा हुआ है, उसको समझना है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान या ज्योतिष का अनुभव बिल्कुल न्यून हो या ना हो, यानी कि उन्हें पहले से ज्योतिष का कोई
ज्ञान ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप में से मुझे पता लगा है कुछ 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिनको एंट्री की है। उन्हें कतई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ज्योतिष का जो पाठ समझाया जाएगा, वो एक लेमैन की भाषा में समझाया जाएगा, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। इसमें आपको रट्टा मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ज्योतिष के उन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस की बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, पर हम ज्योतिष के उन बिंदुओं की बातें जरूर करेंगे जिनका संबंध आपके शरीर में होने वाली व्याधियां और रोग से है, या आप किस प्रकार से अपने जीवन में प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। चलिए आज का हम सत्र आरंभ करते हैं परमेश्वर का ध्यान करते हुए, और हम पहली पीपीटी के साथ आ जाते हैं। और मैं आप सभी से सबसे पहले, अगर किसी के पास हमारे कोर्स की डिटेल अगर नहीं मिली है, तो जो हमारे स्टाफ में हैं, दीपिका जी हैं, वो आप उनसे रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हैं। हमारी पहली स्लाइड में क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता दूं। हमारा कोर्स किस चीज को कवर करेगा। फर्स्ट, साइंस ऑफ कर्मा, कि कर्मा का क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में रोग आते ही क्यों हैं, जिसमें पास्ट लाइफ, क्रियामान कर्म और प्लेनेट का इम्बैलेंस। आयुर्वेद में 3 दोष जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, वात का पित्त के बारे में, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है, और वो सारी चीजें, चाहे उसमें नाड़ी हो, शरीर हो, कुछ भी है, वो सब कवर करने का प्रयास किया है। जन्म पत्रिका का रोग भाव डिटेल स्टडी है उसकी, कौन कौन सी राशियां, कौन कौन से भाव, कौन कौन से घर बीमारियों से संबंध बना करके रखते हैं, और भी डेप्थफुल जाकर के फास्टेस्ट टेक्निक्स, किसी व्यक्ति की कुंडली देख करके हम कैसे पता लगाएं कि वात का पित्त में से उसके शरीर में क्या इम्बैलेंस हुआ है। प्रेजेंट में जो महादशा या अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उससे आपकी प्रकृति पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या यह फर्क पड़ सकता है। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, यस, कि आपके चार्ट में कोई ऐसा योग बन रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रकृति कुपित हो रही है या हो सकती है, उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, ये सब चीज इसमें आएगा। थोड़ा पार्ट इसमें मनोविज्ञान पर भी है, कि आयुर्वेद आपको मानसिक शांति के लिए किस प्रकार से आपको फायदा पहुंचा सकता है। आयुर्वेदा की कौन सी टेक्निक्स, कौन सी रेमेडीज आपके लिए मेंटल स्ट्रेस को ठीक करने में आपको फायदा पहुंचाएंगी, और कुछ हद तक थोड़ी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। टाइमिंग ऑफ डिसीजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे ज्योतिष में, कि बीमारियां कब आने के चांसेस हैं। फिर रेमेडियल मेजर्स पर बात होगी, और फिर भगवान विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के क्या क्या साधन हैं, उन चीजों पर भी होगी, और किन कारणों से हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। चलिए आज का हम सत्र पहले उससे शुरू करते हैं। ये जो विषय है, जैसा कि मैंने कहा, आयुर्वेदा और ज्योतिष, तो सबसे पहले हम आयुर्वेद शब्द को ही समझ लेते हैं। आयुर्वेदा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सामान्य भाषा में आयु जमा वेद, आयु का विज्ञान, आयु का वेद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे बड़ा लिटरेचर वो हमारा वेद है। वैसे मैं
एस्ट्रोलॉजी की क्लास में वेद के बारे में काफी बोल चुका हूं, इसलिए बस एक शॉर्टकट मैं दे रहा हूं कि आपको ऐसे मानना है कि एक ऐसा विज्ञान जो आयु के विषय में बता रहा है। अब आयु, आ जो शब्द है, ये हमारा ए जो शब्द होता है ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो आप, ये संसार के जगत के रचयिता हैं। ए शब्द और कै शब्द जो हमारा संस्कृत है, ए शब्द और कै शब्द, ये ब्रह्मा जी से जुड़े हुए शब्द हैं। और समस्त जीवों का निर्माण या समस्त जीवों का जन्म ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से माना जाता है। इस प्रकृति का आरंभ या रचयिता आप कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी है। इसलिए आयु, युष, आयु इज फैक्टर, ब्रह्मा जी का विस्तार। हमारी जो आयु है वो एक प्रकार से ब्रह्मा जी का विस्तार है। ब्रह्म नाराज है तो हमारे आयु को विस्तार नहीं मिलता। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे रसाचार्यों ने पूरा पूरा जीवन समर्पित करके इस विज्ञान पर लगाया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस की, और मनुष्य को इस जीवन में अपनी आयु की रक्षा करने के कुछ सूत्र दिए। यही आयुर्वेद है। इस आयुर्वेद में जहां पर शरीर की रक्षा करने के उपाय हैं, वहीं पर शरीर को हील करने के भी उपाय हैं। यानी कि जब भी हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे तो हमें हर्ब्स की आवश्यकता पड़ेगी, दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। और दवाइयां भी हमारे ऋषियों ने प्रकृति से ली है। आयुर्वेद का मतलब ही प्रकृति है। आयुर्वेद का संबंध प्रकृति से है। एक प्रकृति तो वो है जो इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं, हम जिसे समझते हैं, जिसे हम अक्सर मौसम कहते हैं कि बाहर मौसम कैसा है। आज मौसम गर्म है, यानी प्रकृति, मौसम की जो प्रकृति आज गर्म है। हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं। एक प्रकृति हमारे शरीर में, वो जो शरीर की जो प्रकृति है, उस शरीर की प्रकृति के हिसाब से प्रकृति ने आपको क्या क्या चीजें दी हैं, वो चीजें लेने से आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, मैं फिर बोलूंगा, बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों चीजें हील की जा सकती है। यही हमारा विषय है कि आयुर्वेद एक प्रकार से हमारी आयु की रक्षा करने का विज्ञान है, हमें सेफ करने का विज्ञान है। एक प्रकार से ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जो हमें बताता है कि संसार में आने के बाद हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीजों पर आयुर्वेद अपना प्रकाश डालता, अपनी लाइट डालता है। अब आइए हम देखते हैं कि ज्योतिष क्या चीज है। ज्योतिष भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति जमा ईश। ज्योति मीन्स लाइट, प्रकाश, और ईश मैंने भगवान, यानी कि प्रकाश के भगवान, प्रकाश के देवता। लाइट, मान्यता है लाइट से, लाइट की उदयमान हो जाने से समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रकाश क्या है? हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला ज्ञान ही हमारा प्रकाश है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है, हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन का अंधकार समाप्त होने लग जाता है। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में,
अज्ञानता ही दुखों का कारण है। जब हमें किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो हमारे शरीर के, मन के और आत्मा के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये जो प्रकाश का जो देवता है, जो लाइट का जो देवता है, उसे ही ज्योतिष कहा गया है। और लाइट का जो देवता है ज्योतिष में, उसे सूर्य नारायण भगवान कहा गया है, जिसे कि हम प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। अब जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने तो समझते हैं, आपने ये समझना है, ये जो सूर्य नारायण भगवान है, यही हमारी देह की रक्षा करते हैं। देह की रक्षा का तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि सूर्य की, भगवान की इजाजत की बगैर कोई भी रोग आपके शरीर में एंटर नहीं कर सकता। फिर से आई एम रिपीटिंग, सूर्य नारायण भगवान की इजाजत के बगैर कोई भी रोग आपके शरीर में एंटर नहीं कर सकता। यानी दूसरी भाषा में कहूं तो एक प्रकार से रोग को एंटर होने के लिए, आपके शरीर में प्रवेश पाने के लिए, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह का कमजोर होना निहायत जरूरी है। जितना कमजोर सूर्य होता चला जाएगा, हेल्थ इश्यू वैसे वैसे बनते चले जाएंगे। आगे चल करके इस बात पर भी चर्चा होगी कि सूर्य कमजोर कैसे हो जाता है। तो पहला ही सूत्र आज का तो एक ये है, जिसे हम ज्योतिष 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 बोलते रहते हैं इस विषय को। ये ज्योतिष क्या, ये सूर्य का विज्ञान है, ये सूर्य सिद्धांत है, ये सूर्य ही है। जैसे सूर्य के आ जाने से इस धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है और सूर्य के छिप जाने मात्र से समस्त जगह अंधकार आ जाता है, उसी प्रकार से जब आपके जीवन में ज्योतिष जैसा विषय प्रवेश करता है तो आपके जीवन में प्रकाश की एंट्री होती है, और प्रकाश का संबंध ज्ञान से है, और ज्ञान आपके समस्त दुखों को समाप्त कर सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं कि भाई बात ये आपने कही कि पंडित जी की जो है शरीर में एंट्री के लिए आपने बैरियर बता दिया कि कोई भी रोग बिना शरीर में, बिना सूर्य की इजाजत के नहीं घुस सकता। तो एक सूत्र तो आज का यही हो गया, भाई सूर्य को मजबूत करो, अपने सूर्य को स्ट्रेंथन करते रहो। ये ज्योतिष का सिद्धांत है, अपने आप को सेफ करने का, रोगों से सेफ करने का। ज्यादा से ज्यादा रोग आपके शरीर में एंटर ना कर पाए, और जो घुस गए हैं वो जल्दी निकल जाएं। तो सूर्य ग्रह मेन की प्लेनेट है, ये हमें समझ में आ गया। और हम बाद में क्वेश्चन सेशंस भी रखेंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो हम फिर थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी एक सामान्य भाषा में आम आदमी, जिसे ग्रहों की भाषा नहीं समझ में आती, जिसे आयुर्वेद के लंबे चौड़े नियम नहीं समझ में आते, अक्सर सोचता है, अक्सर मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि भाई मैं बीमार क्यों हूं। अक्सर मेरे पास जो लोग अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए आते हैं, जब उन्हें कोई बड़ा रोग घेर लेता है, असाध्य रोग घेर लेता है, तो अक्सर वो कहते हैं, पंडित जी शराब मैं नहीं पीता, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट मैं नहीं करता, मुझे याद नहीं आता कि कोई मैं गलत भोजन करता हूं। ये जो परसेप्शंस उन लोगों के साथ होता है, मैं बहुत सज्जन आदमी हूं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं किसी का दुश्मन नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया जहां तक मुझे याद आता है। पर ये भयंकर भयंकर रोग मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं?
मैं तो सैर भी कर लेता हूं। बाबा रामदेव कहते हैं मैं प्राणायाम भी कर लेता हूं। मैं तो सबकी मान भी लेता हूं। मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता हूं। मैं दान पुण्य भी कराता हूं। मैं तीर्थ यात्रा पर भी चला जाता हूं। मुझे याद नहीं आते कि मेरे पुण्यों के सिवा पाप है कहां। क्योंकि मान्यता है हमारे भारतीय समाज में कि रोग होना, व्याधि होना कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्मों का दुष्परिणाम माना जाता है। अब उसे याद नहीं आते। तो आइए हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष या आयुर्वेद क्या मानता है कि आपके जीवन में रोग आते ही क्यों हैं? व्याधियां प्रवेश किन किन कारणों से करती हैं? आइए उन पर चर्चा करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला बड़ा कारण पूर्व जन्म के दोष। पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं, जिन्हें आप पूर्व जन्म के पाप कर्म भी कह सकते हैं, कर्स भी कह सकते हैं। हमारे ज्योतिष में कुछ योगा ऐसे होते हैं जो हमें दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पाप किए हैं। तो उन पापों के भुगतान के रूप में आपको इस जन्म में शारीरिक व्याधियों का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं दोष, वो भी हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पर अभी भी मैं कुछ इंडिकेशंस देना चाहूंगा, कुछ योगों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो विस्तार से हम आगे करेंगे। जैसे कि जन्म पत्रिका में राहु और चंद्रमा का एक साथ होकर के चंद्र ग्रहण दोष लगना, यानी आपकी जन्म पत्रिका में राहु ग्रह और चंद्र ग्रह दोनों एक साथ विराजमान हो तो जीवन में मानसिक कष्ट या कफ संबंधी प्रॉब्लम्स। कफ संबंधी प्रॉब्लम उसे कहते हैं, कफ का मतलब ठंड होता है। छाती से संबंधित रोग, एलर्जी से संबंधित रोग, इम्यूनिटी से रिलेटेड रोग जैसी चीजें आती, आगे चल करके इनके ऊपर विस्तार से भी बात होगी। दूसरा है सूर्य ग्रहण। जब जन्म पत्रिका में सूर्य और राहु या सूर्य या केतु जैसे दोष योग बन रहा हो तो ये सूर्य ग्रहण है। ये भी हमारे शरीर को इस जन्म में ओवरऑल बॉडी में किसी ना किसी बहाने से बीमार रखने में सक्षम है। फिर से मैं बताऊंगा, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई रोग एंटर बार बार करता रहेगा। जैसे कई बार हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं साहब ऐसा है कि एक बीमारी दबती है दूसरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर से अभी तो दवा लेके आए थे, दवा खाई थी, इलाज हुआ था, कुछ रिलीफ भी रहा महीने डेढ़ महीने, फिर मुझे कोई नई बीमारी आ गई या वो पुरानी ही रिलैप्स हो गई, पुरानी दोबारा ही आ गई, पुरानी रीजनरेट हो गई, दोबारा प्रत्यक्ष रूप में आ गई। ये सूर्य ग्रहण दोष ऐसा पैदा कर देता है। फिर है विष दोष। शनि और चंद्रमा अगर कॉम्बिनेशन में हो तो ये विष दोष कहलाता है। ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग का बड़ा खतरा रहता है, केमिकल्स की रिएक्शंस का खतरा रहता है, इवन दवाएं तक रिएक्शन कर जाती हैं। इवन वो बेचारे आयुर्वेद लेते हैं, आयुर्वेद की कोई दवाई तक रिएक्शन कर जाती है। कई बार रिएक्शन का मतलब होता है अच्छा असर नहीं दे रही, शरीर उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है एक प्रकार से, ये रिएक्शन का मतलब होता है। इसलिए शरीर कभी कभी अपना क्रोध प्रदर्शित करता है तो वो रिएक्शन शो करता है, भाई ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है,
वही रिएक्शन है। फूड पॉइजनिंग, केमिकल का खतरा, किसी विषधर जानवर का काटे जाने का खतरा, और साथ के अंदर मानसिक रोग, मति भ्रम का हो जाना, स्ट्रेस में रहना, बार बार जीवन में इमोशनल डेंट लगना, ये सब पूरे जन्म के दोष बंधन का परिणाम है। पर मैं सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों से तथा नए विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी के पास आपने यदि अपनी जन्म पत्रिका बनवा रखी है तो जब भी क्लास हो अपने सामने जरूर रखिएगा। बेशक आपको ज्योतिष का ज्ञान हो या ना हो, बस रखिएगा। समझाना कैसे वो मेरी जिम्मेवारी है, पर सभी लोग रखिएगा। अदरवाइज कोई नहीं है तो सॉफ्टवेयर से निकाल लीजिएगा, ऑनलाइन निकाल लीजिएगा, प्रिंट फॉर्मेट में रखिएगा, डिजिटल फॉर्मेट में नहीं, सामने रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको उस पर पेन से निशान लगाना पड़े आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही आयुर्वेद और ज्योतिष है, तो ही आपको समझ में आएगा। इसका उद्देश्य है आपकी जन्म पत्रिका से बिना नाड़ी परीक्षा लिए, बिना नाड़ी परीक्षा के, मतलब वैद्याचार्य हमारे जो होते हैं, जो कुशल वैद्यज्ञ होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को जानने के लिए नाड़ी परीक्षण करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि शरीर में क्या कुपित हुआ। कुपित का मतलब इम्बैलेंस क्या है। अगर कोई शब्द अगर आपको ना भी समझ में आए तो चिंता न मत कीजिएगा, बाद में जरूर पूछ लीजिएगा। और एक बात, अगर सेशन छूट भी जाए तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। पुराने स्टूडेंट्स ये जानते हैं और कोशिश की जाएगी। हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे नोट्स बनाने वाले भी रचयिता हैं, वो भी नोट्स अवेलेबल होते हैं तो वो भी आपको दिए जाएंगे, कोशिश की जाएगी। चलिए अगला हम देखते हैं, मंगल और राहु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में होंगे तो इसे अंगारक दोष कहा जाता है। राहु और मंगल जब इकट्ठे होते हैं तो अंगारक दोष होता है। ये अंगारक दोष जीवन में ब्लड संबंधी समस्या पैदा करता है। एक प्रकार से रक्त को कुपित करता है, रक्त को दोषी बना देता है, और शरीर में जब रक्त दोषी हो जाता है, सामान्य भाषा में हम कह देते हैं कि खराब हो जाता है, वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं पैदा हो सकती? कि शरीर तो सारे रक्त तो सारे शरीर में प्रवाहमान है, प्रवाहित है, जहां जहां से गुजरेगा रोग पैदा करने में सक्षम है। ब्लड प्रेशर की समस्या जल्दी घेर लेती है ऐसे लोगों को। ब्लड से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हो सकते हैं, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, खून गर्म हो जाएगा, अंगारक, अंगारक में फायर ज्यादा हो जाएगी शरीर में, अनबैलेंस फायर हो जाएगा, गुस्सा आएगा, एसिडिटी की समस्या, रिफ्लेक्सेस की समस्या, डाइजेशन के प्रति बड़ा ही लापरवाहियां। अक्सर राहु मंगल वाले लोग, मंगल केतु वाले लोग खान पान के शौकीन देखे गए, इसलिए जब खान पान जब करते हैं तो वो फिर आगे पीछा नहीं देखा करते कि नॉन वेज आ रहा है कि वेज आ रहा है, कि लेट से पचेगा कि नहीं पचेगा। कह सकते हैं हमारे खुद के स्वयं के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ का अतिक्रमण कर बैठते हैं। अतिक्रमण का मतलब है हम एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। अब पाचन क्षमता कमजोर है, खा हम ज्यादा रहे हैं, फिर पचाने के लिए पूरे शरीर की एनर्जी लग जाती है उसको पचाने के लिए, और हमारा जो लाइफ फोर्स है, जो हमारा वाइटल फोर्स है, जिसे हम जीवन प्रतिरोधक क्षमता भी जिससे होती है, जिससे लाइफ फोर्स से होती है, वो सारा लाइफ फोर्स लग जाता है उसको पचाने के लिए, और जिसके कारण शरीर को, शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हम एक समय के बाद बीमार और बीमार होते चले जाते हैं। वैसे तो अंगारक दोष की कई और परिणाम भी है ज्योतिष में, पर हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, जैसे बार बार एक्सीडेंटल घटनाएं होना,
चोट फेट लगना, जो है लड़ाई झगड़े होना, मुकदमेबाजियां होना, वो एक अलग विषय है, वो हमारा विषय नहीं। पर रोग के रूप में ये आपके शरीर के टेम्परामेंट को बिगाड़ देता है। एक तरह से कहे बॉडी का टेम्परेचर भी अप एंड डाउन ही रहता है, इसलिए गुस्सा जल्दी खा बैठते। ये कहते हैं मुंह पे ही कहे बगैर मानेंगे नहीं, सुने सुनाए बगैर मानेंगे नहीं। उसने मुझे क्यों बोला, उसकी क्या हिम्मत, उसकी क्या मजाल, ऐसे विचार इनके दिमाग में आते हैं। कंपटीशन के मामले में टू कंपिटिटिव हो जाते हैं, यानी कि दूसरों को हराने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं। एक प्रकार से परमात्मा इन्हें एनर्जी तो बहुत देता है, पर ये अपनी ऊर्जाओं का भी अतिक्रमण कर बैठते हैं। ये दोष कुंडली में कहीं ना कहीं इस जन्म में इस प्रकार के रोग देने में सक्षम है। इसी प्रकार से राहु और गुरु का गुरु चंडाल दोष, गुरु का संबंध हमारे लीवर से है। गुरु, फिर रिपीट कर रहा हूं, गुरु का संबंध हमारे लीवर से होता है। लीवर का कार्य मेन रूप से डाइजेशन से रिलेटेड कार्यों को अंजाम देता है। जब ये दोष पैदा होता है तो बड़ा सावधानी रखनी चाहिए हमें, कि हमारे डाइजेशन का डिसऑर्डर होने का खतरा बहुत होता है। लीवर जो होता है फैटी लीवर में कन्वर्ट बहुत छोटी उम्र में हो जाता है। मुख्य वजह तो वही खान पान को कह सकते हैं आप, बट हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष किस तरह से बीमारियों को इंडिकेट करता है। जिन लोगों की कुंडली में भी राहु और गुरु दोनों का संबंध बना हुआ है, उन्हें लीवर पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। लीवर उनका फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर चीजें ज्यादा खराब होती चली जाएं, कंटिन्यूटी में खराब होती चली जाएं, तो लीवर के अन्य रोग आने का खतरा लगा रहता है। और लीवर एक अपने आप में, लीवर का इलाज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, उसमें सावधानियां, प्रिकॉशंस बहुत लेने पड़ते हैं, तो जाकर के इसको मेंटेन किया जा सकता है। दूसरी बात है हमारे हार्मोन्स, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते देर नहीं लगते। वैसे तो जैसे थायराइड जो है हार्मोन से रिलेटेड रोग माना जाता है, और अक्सर इन्हें स्त्रियों की बीमारी कहा जाता है, महिलाओं की बीमारी, परंतु पुरुषों में भी ये देखी जाती है। और आज के जीवन में ये पुरुषों में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक प्रकार से यहाँ पर गुरु कुंडली में किसी भी रूप से राहु से, केतु से पीड़ित हो जाएगा। अगर इस दोष का निर्माण हो जाए तो हमें लीवर, डाइजेशन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और खाया हुआ पचता नहीं है, डाइजेशन डिले हो जाता है। अगर थोड़ा खा लेंगे तो दिक्कत, नहीं खाएंगे तो दिक्कत, वो वाली बात हो जाती है। हाँ, ये भी कुछ ऐसा ही होगा, खाने पीने का शौकीन। आप भी हैरान मानेंगे, जितने भी दो योग बीमारी पैदा करते हैं वो लगभग लगभग खाने पीने का शौकीन बनाते हैं। खाने पीने का शौकीन बनना कोई बुरी बात नहीं, पर जब भी राहु अपनी बीमारी देगा तो वो निषेध भोजन करता है। निषेध भोजन का मतलब होता है जो भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, या जिस फॉर्म में हमें वो भोजन लेना चाहिए हम उस फॉर्म में ना लेकर के उसको कुपित करने का कार्य करते हैं, तो वह हमें गलत खान पान संबंधी बातों को कहता है। गलत समय पर आहार करना, ऐसी प्रेरणा भी राहु देता है। बासी भोजन करना,
बासी भोजन का आयुर्वेद में आज के मतलब है जंक फूड से, क्योंकि आज हम सभी लोग सक्षम हैं। किसी के घर में 2 दिन पुराना अन्न नहीं खाया जाता, मुझे नहीं लगता। परंतु जंक फूड हम सभी के घरों में है। जंक फूड क्यों आ रहा है हमारी लाइफ में? क्योंकि जंक फूड का संबंध कहीं ना कहीं राहु ग्रह से है, और हम सभी लोग राहु से पीड़ित हैं, क्योंकि ये युग कलयुग है, और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसे कलयुग को ही राहु का युग कहते हैं। कलयुग में राहु का युग है। राहु गति को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है, तुरंत तुरंत फैसलों को बदलवा देता है, संस्कृति की कभी परवाह नहीं करता, अपनी कल्चर की परवाह नहीं करता, अपनी जड़ों की परवाह नहीं करता, अपने बड़े बुजुर्गों की परवाह नहीं करता। एक तरह से आपके ट्रेडिशन का विरोधी है राहु। हमारा ट्रेडिशन, जब भी मैं कहता हूं, मीन्स इंडियन कल्चर, इंडियन खान पान। राहु उस खाने को पसंद करेगा जो विदेश से आया है, विदेश का फूड है, विदेश का अन्न है, वो उसे ज्यादा लाइक करेगा। जैसे एक एग्जांपल, पास्ता। अब ये इंडियन तो है नहीं, पर वो कहेगा पास्ता खाना है। बिरयानी, जो पारस से आई है, ईरान से आई है, उसको खाने का उसका बड़ा मन करेगा। नॉन वेज में नए नए मुगलई तरीके, मांस को भी किस किस एंगल से पका पका के खाना है, किस किस तरह से खाना है, इस तरह की खोज प्रवृत्तियों में लगा रहे हैं। ब्रेड को खाना है, यानी ब्रेड पकोड़े, ब्रेड से बने हुए जितने भी पदार्थ, केक, सब उसी में आ गए। केक, ब्रेड, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारा अन्न नहीं है। एक तरह से गेहूं भी हमारा इंडियन नहीं है, पर मैं उस विषय में अभी नहीं जाऊंगा, फसल बाहर की है। पर आज हम सभी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, हमारी डिपेंडेंसी गेहूं पे आ गई। जो हमारे जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये जो हमारी देसी फसलें हैं, इनसे हम दूर होते चले जा रहे हैं। हम नहीं हो रहे, ये हमारा राहु ग्रह हमें दूर ले जा रहा है, हमारी कल्चर से दूर ले जा रहा है, हमारे ट्रेडिशन से दूर ले जा रहा है, हमारे खान पान से दूर लेके जा रहा है। हम हर उस चीज को अपना रहे हैं जो विदेश से आ रही है, हम उस चीज से आ रहे हैं जो विदेशी कल्चर का एक हिस्सा है। हम बिना मौसम की परवाह किए खान पान कर रहे हैं, ये भी राहु की निशानी है। हम देख रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में साउथ इंडिया का एक पार्ट है जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी नॉर्थ इंडिया में भी है, पर एक तरह से मैक्सिमम 70% इलाका हमारे हिंदुस्तान का ग्रीष्म प्रदेश या गर्म ऋतु वाला या गर्म प्रकृति का आप समझ सकते हो है। और हमारे यहाँ पर शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। अल्कोहल, जो कि पित्त को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहयोगी है। पित्त होता है गर्मी को, यानी कि आपका जिस मौसम में आपका जन्म हुआ है, जिस प्रकृति में आपका जन्म हुआ है, आपने उस प्रकृति को कुपित करने के लिए हर प्रकार का हम प्रयास करते हैं। शराब का सेवन करने से, वो भी गर्म प्रदेश में, शराब फायदे की जगह नुकसान करती है। ठंडे प्रदेश में शराब फायदा भी करती है। सबसे अच्छी बात आयुर्वेद की, आयुर्वेद आपके आसपास उगने वाली घास फूस से लेकर के प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, तना, पत्तियां, सबको मानता है हमारे जीवन उपयोगी है। कोई भी इस प्रकृति ने ऐसी चीज हमें नहीं दी जिसका हमारे जीवन में उपयोग नहीं है। पर वो उपयोग कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इस चीज का ज्ञान अनिवार्य है, अन्यथा चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। जो हमारे साथ लाभ दे सकती है वही नुकसान देने की प्रवृत्ति। फिर एक नियम, और
जिस चीज में जितनी ज्यादा फायदा देने की प्रवृत्ति है, उतना ही बड़ा नुकसान करने की प्रवृत्ति है। इसलिए कहा गया है आयुर्वेद में अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। और राहु अति का ही कारक ग्रह है। राहु का मकसद ही है आपके जीवन में अतिवादी ले जाए। भोजन है तो अति कर दो, धन है तो उसकी अति कर दो, व्यभिचार करना है तो अति कर दो, लग्जरी में जाना है तो अति कर दो, लाइफस्टाइल को बिगाड़ना है तो अति कर दो। हर चीज की अति में ले जाता है, अति में अधिकता की ओर ले जाता है। जितनी नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा ले जाता है। एक मोबाइल फोन की जरूरत है, दो लेके आओ, दो की जरूरत है, चार लेके आओ। ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी प्रकृति, ये राहु की देन है आपके जीवन में। हम अपनी जन्म पत्रिका से देख करके ये भली भांति समझ सकते हैं कि राहु कहां बैठा है और वो किस प्रकार से आपको रोगी बनाने में सहायक है। ध्यान रखें, आयुर्वेद में हर बीमारी के लिए एक बहाने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, कोई भी बीमारी बिना मतलब आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। उसका एक कोई ना कोई बहाना चाहिए चाहिए, चाहे वो पूर्व जन्म का दोष हो, चाहे वो ग्रह दशा का दोष हो, चाहे प्रेजेंट की लाइफ का क्रियामान कर्म का दोष हो, आपके डेली रूटीन लाइफ का कोई दोष हो। बिना जीवन में दोष हुए आप बीमार नहीं हो पाएंगे। हर रोग की एक पास्ट हिस्ट्री छिपी हुई है, वो इस कोर्स में आप सीखेंगे किस प्रकार से रोग हमारे शरीर में किन किन कारणों से नाना प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से गुरु चंडाल योग बनाता है। फिर होता है लगन के स्वामी का नीच राशि। जो नए स्टूडेंट है वो केवल नोट कर लेंगे, उन्हें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या कहां से लगन का स्वामी आ गया। ये ड्यूटी मेरी है आप लोगों को समझाने की। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं होगा, पर आपको ये सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, डिटेल्स दी जाएगी, तो उसका चिंता ना कीजिएगा कि बाद में कहें कि लगन का लॉर्ड क्या होता है, ये समझाया जाएगा। कुंडली में लगन, लगन यानी आपका शरीर। ज्योतिष में हर भाव को किसी ना किसी जीवन के एक पक्ष से जोड़ा गया है, आपके लाइफ से जोड़ा गया है। आपके शरीर का भी एक मालिक भाव होता है और एक मालिक ग्रह होता है शरीर का। तो जो मालिक भाव है उसे लग्नेश कहा गया है, यानी लगन का स्वामी, यानी शरीर का स्वामी। अगर लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में नीच का हो जाएगा तो उसे रोग आएंगे। ये भी पूर्व जन्म का दोष है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये बातें इसलिए आ रही हैं आपके सामने, इनकी डिटेल से चर्चा होगी। तो लगन का स्वामी किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में हो जाए, और भी योग है कि लगने 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी रोक दे, पर वो इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो पास्ट लाइफ के कर्मा से ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। पर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश नीच का हो जाए तो सावधान, वो व्यक्ति बेचारा सावधानियां रखता रखता परेशान हो जाता है और रोग पीछा नहीं छोड़। व्याधि, शरीर के अवगुण, शरीर में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता ही रहता है, ये कुंडली का दोष है। पर इंडिकेट कर रहा है बीमारियों को, रोग को।
ऐसा व्यक्ति आपको जरूर कह सकता है कि साहब मैं कोई भी उल्टा सीधा कर्म नहीं करता। वो आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाके कह सकता है कि साहब मैं तो खिचड़ी खाता हूँ जी, फलाहार करता हूँ जी, सिंपल खाना खाता हूँ जी, मैं तो 7 बजे से पहले खाना खा लेता हूँ जी, फिर भी मुझे गैस बन रही है जी, मेरा डकारे आ रही है जी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है जी, मुझे बीपी हो गया जी, मुझे डायबिटीज हो गई जी। 100 तरह के फंड हो गए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो गए। आपको ऐसे ऐसे केस मिलेंगे, रोज प्राणायाम करने वाले बीमार हो जाते हैं। आपको ऐसे ऐसे केस मिल जाएंगे, रोज सैर करने वाले बीमार मिलेंगे। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि भाई मैं किस कर्म की सजा भुगत रहा हूं। इस जन्म में तो जो डॉक्टर जैसा कह रहा मैं कर रहा हूं, फिर ये क्या नई चीज आ गई मेरी जान। तो ज्योतिष ऐसे में हमें सटीक जवाब तथा शरीर की रक्षा करने के उपाय सुझाता है। ऐसे में ज्योतिष संबंधी उपाय भी आपकी मदद करते हैं, बीमारी को रोग से निवृत्त होने में आपको हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं आपको सेफ बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये लग्नेश का नीच राशि में जना पूर्व जन्म का दोष है। अन्य भी इफेक्ट है, पर हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं मुख्य रूप से जो पूर्व जन्म के दोष है, जो केवल व्याधियां पैदा करते हैं, मतलब जिनका डायरेक्ट हमारे शरीर के रोगों से संबंध है। इनडायरेक्ट भी कई चीजें होती हैं, पर अभी हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। एक और योग, कोई भी ग्रह यदि वक्री है आपकी जन्म पत्रिका में, कोई भी ग्रह यदि वक्री है आपकी जन्म पत्रिका में, तो वो बीमारी देने का कार्य करेगा। चाहे वो मंगल है, चाहे शनि है, चाहे गुरु है, कोई ग्रह, राहु केतु सभी के हमारे हमेशा वक्री ही होते हैं। उनको छोड़ दे, वो तो मैंने पहले ही कहा कि राहु तो देता ही व्याधियां हैं, पर साथ में अगर अन्य ग्रह भी, अगर कोई अन्य ग्रह जैसे गुरु है, मंगल है, शनि है, बुध है, शुक्र है, अगर ये वक्री हो जाएंगे तो रोग देंगे। अब ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के कोर्स में कि किस ग्रह से कौन कौन से रोग आते हैं, कुंडली के कौन से भाव से कौन कौन से रोग आते हैं, इस पे आज पर भी जिक्र होगा, ताकि आप समझ पाए अपनी जन्म पत्रिका में कि अगर किसी का मंगल वक्री है तो कौन सी बीमारी देगा, अगर शनि वक्री है तो कौन सा रोग होगा। शरीर में प्रकृति रूप से ही प्राकृतिक रूप से इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। क्या होते हैं वो हमारे इस कोर्स में डिटेल में चर्चा की जाए। अब है, ये कुछ मुख्य थे, इसके अलावा और है, वो भी आपको धीरे धीरे डिटेल में बताए जाएंगे पूर्व जन्म का जिससे संबंध होता है। पर ये वो दोष या योग की मैंने सबसे पहले चर्चा की, जो कि आपको आगे तक इस कोर्स में बार बार देखने को सुनने को मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ग्रह दशा। ग्रह दशाएं, दशा कहते हैं हम समय को। ज्योतिष में एक टेक्निक है टाइमिंग फैक्टर को जानने की या समझने की, अभी प्रेजेंट में हमारे साथ क्या चल रहा है। तो 3 चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनके माध्यम से शरीर में क्या इम्बैलेंस हो सकता है, उसकी क्या संभावना है, यह बात पता लगाना। अक्सर जो बीमारियां देने वाली दशाएं होती हैं, वो है पाप ग्रहों की दशा, मारक ग्रह की दशा और बाधक ग्रह की दशा। फिर से कहूंगा, पाप ग्रह की दशा, मारक ग्रह की दशा और बाधक ग्रह की, ये भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लिए बता दूं, एस्ट्रो पाठशाला का अपना स्वयं का एक यूट्यूब चैनल है,
जो टोटली एस्ट्रोलॉजी बेस्ड चैनल है। आप एस्ट्रो पाठशाला टाइप करेंगे या सुनील वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजर डाल देंगे तो आप एस्ट्रो पाठशाला के चैनलों को पूरे यूट्यूब के वीडियोस को देख पाएंगे। उसमें पाप ग्रहों के बारे में, मारक ग्रहों के बारे में, बाधक ग्रहों के बारे में भी स्पेसिफिक वीडियोस हैं। जो लोग और जानकारी जुटाना चाहते हैं, ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, वो उन वीडियो की भी मदद ले सकते हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, तो जो भी हमारी संस्थान की तरफ से जो वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में ना कहा जाए, ज्योतिष में ऐसा हो भी सकता है कि कोई चीज मिस ना हो जाए, कि वो भी आप धीरे 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 सुनते रहो, आराम से देखते रहो, बाकी आपकी बातों का तो जवाब दिया जाएगा। तो ये ग्रहों की अगर दशाएं जब प्रेजेंट में चलती हैं तो शरीर के रोग होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म का मतलब है प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं, डेली रूटीन लाइफ में जो हम कर्म कर रहे हैं, उसे हम क्रियामान कर्म कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, डेली रूटीन लाइफ में पल पल क्षण क्षण किया गया कर्म, यही क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, आइए उन पर डिस्कस करते हैं। अक्सर जब भी हम बीमार होते हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें डॉक्टर कहता है साहब लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज यानी शुगर, थायराइड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना इत्यादि चीजें डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल का रोग है, लाइफस्टाइल ठीक करो। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम यानी अनिद्रा की बीमारी, रात को नींद नहीं आना, सोने की कोशिश करना पर करवटें बदलते रहना, ये सब चीजें लाइफस्टाइल के रोग माने जाते हैं और यही क्रियामान कर्म कहे जाते हैं ज्योतिष में। क्रियामान कर्म में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है? सबसे पहले गलत भोजन, क्योंकि भोजन तो हम डेली करते हैं और वही हमें रोग पैदा करता है। भोजन विष समान भी हो सकता है और भोजन दवा समान भी हो सकता है। आयुर्वेद का नियम, भोजन ही विष है और भोजन ही दवा है। गलत समय पर गलत अनुपान से लिया गया भोजन विष के समान कार्य करेगा, यानी जहर समान काम करता है। और अगर सही समय पे सही तरह से लिया गया भोजन दवा की तरह काम करता है। और आयुर्वेद में भोजन ही दवा है, एक प्रकार से कहूं तो। आयुर्वेदाचार्य, अच्छा है आयुर्वेदाचार्य हमेशा ही की बात कहेगा, आयुर्वेदा 80% फरेज है, 20% दवा है। आयुर्वेद बिना फरेज के, बिना प्रिकॉशंस के संभव नहीं है। शायद इसी कारण राहु के दुष्प्रभाव में आकर के हमने अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भाग गए, हम वेस्ट की तरफ भागे, और वेस्ट जो दिशा है वो शनि की दिशा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेस्ट पश्चिम दिशा का जो मालिक ग्रह है वो शनि है। हम जल्दी से तीव्रता से शनि ग्रह की तरफ दौड़ रहे हैं, राहु के कुप्रभाव में है और शनि की तरफ दौड़ रहे हैं। हर चीज के लिए आज के समय में हम पश्चिम के देशों को देखते हैं, पश्चिम की संस्कृति हो, पश्चिम का चाहे खान पान हो, पश्चिम की सभ्यता हो, उसी की तरफ मुंह निहार करके देखते रहते हैं कि साहब ये कहें कि ये ठीक है तो हम ठीक मान लेंगे, ये गलत कहेंगे तो गलत मान लेंगे। कमाल की बात, शनि ही व्याधि कारक है, शनि ही रोग कारक है ज्योतिष में। अर्थात शनि हमेशा तैयार बैठा है
आपके शरीर में रोग डालने के लिए। सूर्य का बताया था वो तैयार बैठा है शरीर में रोग ना घुसने के लिए, वो प्रयास करता है शरीर में रोग ना घुस जाए। शनि प्रयास करता है कि शरीर में रोग घुसे ही घुसे, कैसे घुसाया जाए इसको। तो हिंदुस्तानी आदमी का शरीर जब ही रोगी होगा जब वो वेस्ट की तरफ देखेगा। इसलिए अब वेस्ट की तरफ देखने का तात्पर्य क्या है? अगर हम उनकी कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, हम उनके थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेंगे, तो हम पश्चिम की तरफ चले जाएंगे। इसलिए रात को पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोना भी मना है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भोजन को ढंग से पचाना तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके मत सोना, मतलब सर करके मत सोना, क्योंकि पश्चिम दिशा की तरफ जब सर होगा तो ऑटोमेटिक पांव हमारे पूर्व की तरफ हो जाएंगे। और ये निषेध है। ज्योतिष में तो हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसा लगे कि यार ये तो परंपराओं का हिस्सा है या कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता, पर नहीं, यहाँ विज्ञान छिपा है। और ज्योतिष तो इस चीज को बड़ी ढंग से क्लैरिफाई करता है। ज्योतिष जैसा विज्ञान नहीं, ज्योतिष जैसा विषय नहीं, अपरंपार ज्ञान भरा पड़ा है। आवश्यकता है आपको जीवन में उतार लेने की इस ज्ञान को। दिक्कत यही है, आयुर्वेद हो या ज्योतिष हो, हम सोचते हैं ये ज्ञान दूसरों के लिए, हम सीख रहे हैं पर दूसरों के लिए। ये पहली मिस्टेक है हमारी। हम सीख रहे हैं दूसरों के लिए क्योंकि इससे हम धनोपार्जन कर लेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे, आयुर्वेद के फार्मूले सीख लेंगे, दवाइयां सीख लेंगे, ज्योतिष के सूत्र सीख लेंगे और लोगों की कुंडलियां पढ़ेंगे और आयुर्वेद समझाएंगे, पर खुद नहीं लागू करेंगे। पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि पश्चिम हमसे दूर ना चला जाए। ना खान पान बदलेंगे, ना सोच बदलेंगे, ना कुछ बदलेंगे, पर हम बदलेंगे। मैं हर कोर्स के शुरू में एक ही बात अपने विद्यार्थियों से कहता, सीखने का मेरे भाइयों कोई लाभ नहीं होगा अगर आपने अपने इस जीवन में परिवर्तन पैदा नहीं किया। इस कोर्स को करने के बाद मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं आपके लिए अमाउंट जो फीस के रूप में, दक्षिणा के रूप में एक न्यौछावर दिया गया है, ये फीस भी नहीं कह सकते, ये आपकी श्रद्धा है एक छोटी सी, आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। पर मुझे उस दक्षिणा का भी लाभ जब ही प्राप्त होगा जब आप इस कोर्स के माध्यम से जीवन परिवर्तन की राह पर चलें। चाहे वो भोजन के माध्यम से जाएं, चाहे थॉट्स चेंज करें, कुछ करें, ये 15 क्लासें आपका जीवन परिवर्तन करने में सक्षम होगी। पर एक मैं अक्सर हंस के कहता हूं कि बरसात जब होती है तो बर्तन को सीधा रख लो, बरसात जब होती है तो अपने बर्तन को सीधा कर लो, पानी जब ही आएगा। अर्थात जो बर्तन, खोपड़ी जो उल्टी लगी हुई है, हमारे परमात्मा ने हमें खोपड़ी उल्टी लगा रखी, कवर किया हुआ हमारे इसको, यही हमारा बर्तन है, इसी में सब भरता है। जब ज्ञान बरसे तो उसको सीधा कर अपना लो, पॉजिटिव चीजों के साथ संकल्प करो कि मुझे नेगेटिव चीजें नहीं करनी। कौन कौन सी नेगेटिव? ये आयुर्वेद और ज्योतिष का कोर्स आपको विस्तार पूर्वक उन्हीं बातों पे चर्चा करेगा। पूरा कोर्स इसी बात पर आधारित है कि बीमारी क्यों आती है और उससे कैसे बचा जाए। पूर्व जन्म के दोषों को निवारण का भी रेमेडियल है, उसको भी धीरे धीरे चुकता करना है। कुछ कर्म बड़े कटु होते हैं, कटु प्रारब्ध भी कहा सकते हैं हम, वो कभी कभी नहीं सॉर्ट आउट होते हैं कई बार, पर एक लाइफ स्पैन का भी एक पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर पहली बात थी गलत जीवन में गलत भोजन, भोजन का गलत खान पान क्रियमान कर्म में आता है। डेली रूटीन लाइफ में बिना भोजन हम नहीं रह सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात,
गलत जीवन शैली, जिसके विषय में अक्सर मैं कहता हूं रॉन्ग लाइफस्टाइल। रॉन्ग लाइफस्टाइल का अपने मायने हैं। जब सूर्योदय हो और सूर्य के दर्शन ना हो तो समझ लेना रॉन्ग लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। सिंपल सा मेथड, सूर्य उदय हो और आप सूर्य दर्शन ना करो तो रॉन्ग लाइफस्टाइल में हो आप। सूर्योदय के बाद उठ रहे हो तो आप रॉन्ग लाइफस्टाइल का एक पार्ट। सीधा सीधा लक्षण मैंने आपको कान पकड़ के बता दिया। अगर स्वास्थ्य को पाना है, हेल्थ को पाना है, ज्योतिष का सीधा सीधा सूत्र है, सूर्य की राह पकड़ लो, क्योंकि वही रक्षक है हेल्थ का। सूर्य की राह पकड़ लो, यानी पूर्व दिशा को पकड़ लो। पूर्व दिशा को पकड़ लोगे, हेल्थ आ जाएगी। पूर्व दिशा को छोड़ दोगे, पश्चिम को पकड़ लोगे, बीमारी आ जाएगी। सिंपल कंसेप्ट। पश्चिम को पकड़ोगे, बीमारी आएगी। पूर्व को पकड़ोगे, बीमारी दूर चली जाएगी। 3 प्रकार की बीमारियां हैं जीवन में। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, तीसरा है आर्थिक रोग, जो कि इसका पार्ट नहीं है हेल्थ का, पर इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा घुसा हुआ है। पैसा भी हमें बीमार करता है। पैसे की कमी या पैसे की अधिकता, दोनों ही। न्यूनता या अधिकता, धन की न्यूनता या धन की अधिकता हमें रोग देती है, हमें बीमार करती है। पूर्व दिशा का मतलब है बैलेंस ऑफ लाइफ। इष्ट का मतलब है बैलेंस ऑफ लाइफ। इष्ट का मतलब है हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। इष्ट का मतलब है हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं। हम प्रकृति को शुक्रिया कह रहे हैं कि आज की जो श्वास हम ले रहे हैं, सुबह सुबह का जो आनंद ले रहे हैं, हे प्रकृति आपको कोटि कोटि नमन। हम नेचर के सामने झुक रहे हैं। हमारी इंडियन कल्चर झुकने की कल्चर है। हर किसी के प्रति शुक्रिया कहने की कल्चर है। पेड़ पौधे जिनसे हमें दवाएं मिल रही हैं, नदियां जिनसे जल मिल रहा है, सूर्य जिससे प्रकाश और ऊर्जा मिल रही है, हम सबके प्रति नतमस्तक हैं। सभी को शुक्रिया कह रहे हैं। इवन हम तो पत्थरों की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसे लोग कह सकते हैं कि हम बेवकूफ हैं। नहीं, पत्थर ही तो हमारे घर बना रहे हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हम अगर खर्च करते हैं तो घर बनाने पर खर्चते हैं। हम बहुत बड़ी जीवन की ऊर्जा का भाग, बहुत बड़े जीवन का धन अपने घर पर खर्च कर देते हैं। वो पत्थर से ही तो बना है। आखिर हमें किसकी शरण प्राप्त हुई? पत्थरों की शरण प्राप्त हुई भाई। सदा आदिकाल से मानव पत्थरों की शरण में रहा है, पर हम पत्थर को तो गलत मान के बैठे हैं। पत्थर को काहे पूजे? जो अन्न मिलता है ना, चक्की जो होती है, वो भी पत्थर की ही मानी जाती है। मानी क्या होती है? पत्थर तो आज की बिजली वाली चक्की में भी है। बेशक चक्की बदल गई, बिजली से चल रही है, पर पत्थर तो उसमें भी लगा हुआ है। अन्न तो वो, अन्न भी हमें तो पीस करके वही दे रहा है, पत्थर। इसलिए हमारे यहाँ चक्की का पूजन होता है। हमारी परंपराएं हैं। हमारे जब बच्चा होता है तो कुएं का पूजन होता है। कुएं पे जाती है महिलाएं उस जल की पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ चाक भात भी पूजा जाता है। हमारे यहाँ परंपरा का एक हिस्सा है। और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, राहु के कुप्रभाव में जा रहे हैं, हम इन चीजों को भूल रहे हैं। भूल नहीं रहे, त्याग रहे हैं, जानबूझ करके ये दिखाने के लिए कि वी आर सो इंटेलिजेंट। वो हम इंटेलिजेंट नहीं है। हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट अंग्रेज है। अंग्रेज थे, अंग्रेज हैं, जो हमें हमारे हाथ में जबरदस्ती कल्चर पकड़ा के चले गए कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं, पर मानसिक गुलामी के साथ। तुम जब तक जियोगे मानसिक गुलामी के साथ जियोगे, क्योंकि तुम आज से हमारी कल्चर को डर।
और हमने हर वो चीज अडॉप्ट करने का प्रयास किया, भारी भरकम प्रयास किया, जो अंग्रेज ठंडे मौसम में करते हैं, वो हम गर्म मौसम में कर रहे हैं। यही प्रकृति का कुपित होना है। चाहे हम चाय हो, चाहे हम कॉफी हो, चाहे हम वो वोदका पी रहे हैं, चाहे हम वो कोई वाइन पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सब भाई अंग्रेजों की देन थी। उनका अपना एक कंसेप्ट था। मैं नहीं कहता ये चीजें गलत हैं, पर मैं ये भी नहीं कहता कि ये चीजें अच्छी हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए तकलीफ दे है। जल्दी ना सही, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि डाइट फूड ही मेडिसिन है। ये चीज ध्यान रखो, आयुर्वेद का नियम है, भोजन ही दवा है। गलत जीवन शैली हमारा निस्म का नाश करती है, बीमारियों को आमंत्रित, जिसे कहते हैं हरियाणा की भाषा में मोहल्ले से शत्रु पकड़ के लेके आना, मतलब मोहल्ले से लड़ाई मोल लेके आना, मतलब पैसा देकर के लड़ाई मोल लेकर के आना। तो अपनी जीवन शैली को गलत कर लो, बीमारी को मोल लेकर के आओ। क्यों खुद पैसा दो कि भाई मुझे थोड़ी सी बीमारी दे दे, और पैसा दे के आएंगे और हम बीमारी लेकर के आएंगे। उसे ही कहते हैं पैसा दे करके बीमारी मोल लेकर के आना। गलत सोच, नेगेटिव थॉट, ये बड़ा आजकल कंसेप्ट है। हर कोई कहता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। बंदा माथे पे हाथ मारा, भाई क्या पॉजिटिव सोचो, मैं तो पॉजिटिव ही सोचता हूँ। हर आदमी कहता है भाई मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, पर ये नेगेटिव थॉट है क्या? क्या हम इसे भी खरीद के लेके आते हैं क्या? कहीं बाजार से 1-2 किलो रोज खरीद लाते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कमाल की बात है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहता। कोई भी संसार का व्यक्ति नेगेटिव नहीं सोचना चाहता। हम नेगेटिव होना भी नहीं चाहते। हर व्यक्ति सकारात्मक है, बाय नेचर सकारात्मक है। जो परमेश्वर ने मन दिया है, जो परमेश्वर ने बुद्धि दी है, जो परमेश्वर ने शरीर दिया है, तीनों पॉजिटिव सोचते हैं। कौन सोचता है भगवान थोड़ा सा रोग दे दे? कितने लोगों को देखा है आपने जो रोज मंदिर जाके गए, भगवान कोई बीमारी दे दे फ्री गिफ्ट में? कौन नेगेटिव सोच के साथ जा रहा है मंदिर में भाई? कौन दान करता है, कौन तीर्थ यात्रा करता है इस सोच के साथ कि मेरा बुरा हो जाए? कौन शिक्षा ग्रहण करता है कि ये शिक्षा मेरे हेल्थ को खराब कर दे? कोई भी तो नहीं। आप पूरे दिन का कर्म उठा करके देखो, कोई ऐसा कर्म आप दिन में नहीं करना चाहते जो बीमारी पैदा करे। फिर भी जाने अनजाने में हम करते हैं वो सारे कर्म जो बीमारी पैदा करे। क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा एक सूत्र है, आज के युवाओं के पास, आज की जनरेशन के पास, मेरा कोई कसूर नहीं, ये बीमारी उसकी वजह से, दिमाग खराब पत्नी की वजह से, शरीर खराब बच्चों की वजह से, फलानी बीमारी बॉस की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ता है बॉस की शक्ल देख करके, पड़ोसी जो है मेरा बड़ा ही बकवास आदमी है, मेरे रिश्तेदार थर्ड ग्रेड हैं, मेरा फलाना ये है, उसकी वजह से ये है। मेरे जीवन में तमाम प्रॉब्लम के पीछे उन्होंने एक लिस्ट बना रखी, कौन कौन जिम्मेवार है। दे आर सो इजी कि अब तो उनका कोई कसूर है ही नहीं, क्योंकि जिम्मेवार दूसरे हैं। जब आप दूसरों को जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो आप कभी भी आत्म मंथन के दौर से नहीं। और हमने राहु और शनि के दुष्प्रभाव से अपने आप को महाभ्रष्ट और महाबेईमान बना लिया है, और बड़ा ही शानदार बेईमान बना लिया है। हमारी बेईमानी अब हम भी नहीं पकड़ पा रहे। बेईमानी हमारी डीएनए लेवल तक पहुंच गई है, हमारी सेल लेवल तक पहुंच गई, इसलिए अक्सर हम हर चीज को जस्टिफाई बड़े इजीली कर लेते हैं। क्या करें भाई, पता है मुझे रात को सोना है जल्दी, पर भाई काम भी तो करना है। भाई 3 लाख रुपए महीने का खर्चा पाल रखा है, नहीं कमाऊंगा तो कैसे गुजारा चलेगा? जस्टिफिकेशन है उसके पास। सुबह सैर क्यों नहीं करते? भाई उठा ही नहीं जाता, बहुत कोशिश करता हूँ। सैर करना बहुत अच्छी चीज है, मैं करूँ ना करूँ तू जरूर जाया कर पार्क में। ये ज्ञानचंद हम पक्के, रायचंद हम पक्के, इसलिए महाभ्रष्ट महाबेईमान हम पक्के। किसके प्रभाव से?
शनि और राहु के प्रभाव से। और हम ये सब चीजें बड़े इजी वे में करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और अच्छा महसूस करते हैं। बीमारी आने पर कारण दूसरा है, डॉक्टर गलत था, वो लुटेरा है, वो फ्रॉड है, वो फलाना है, वो ढिकड़ा है, उसने पैसा लूट लिया, उसने गलत गाइड कर दिया। मेरे भाई, कोई लुटेरा है कि नहीं है, पर एक काम आप सभी ने करना है कि हमें ईमानदार होना है, जो मैं हर क्लास में बताता हूं। आपको अपने प्रति ईमानदार, आप किसी के प्रति हैं कि नहीं? क्योंकि आयुर्वेद कहता है शरीर आपका मंदिर है। योर बॉडी इज योर टेम्पल। जैसे हम बड़ा ध्यान रखते हैं, हम अपने घर के मंदिर में जूतियां चप्पल लेके प्रवेश नहीं करते। हम टॉयलेट से जाने के बाद भी सीधा प्रवेश नहीं करते, स्नान करते हैं, हाथ धोते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से उसमें एंटर करते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक उसमें घुसते और घुसते ही नतमस्तक हो जाते हैं। और फिर ध्यान में बैठ करके देखते हैं परमात्मा कोई वाइब्रेशन दे, कोई आज्ञा दे, मैं क्या करूं? पर कभी हमने अपने शरीर से पूछा है सरेंडर भाव से कि हे शरीर, मैं तेरे अंदर क्या डालूं, किससे तू प्रसन्न होगा, कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे नुकसान ना करे? जैसे हम बड़ा ध्यान रखते हैं मंदिर का कि मंदिर में कोई ऐसी चीज प्रवेश ना कर जाए जो नुकसान कर जाए मंदिर को, उसकी महिमा खंडित हो जाए, वो डिसरेस्पेक्टफुल हो जाए। और हम शरीर के साथ रोज कुश्ती लड़ते हैं, हम हर वो काम करते हैं जो शरीर को ठीक नहीं। शरीर कभी कभी बेचारा करहाता हुआ बोल भी देता, भाई रहने दे। बंदा कहता आने दे, वो कहता रहने दे, वो कहता आने दे। फिर डॉक्टर भी कहता है भाई रहने दे, कहता डॉक्टर साहब छोड़ दिया, आज के बाद समझ गया। समझ तो पहले थी, अब आपने और बता दिया, और अच्छे से करूंगा। 3 दिन 7 दिन दवा खाई, ठीक हुआ। बंदा कहता तू कौन और हम कौन? इस सब्जेक्ट में आपने यही सीखना है, आपके शरीर जो आपसे बात करना चाहता है, आपको शरीर की भाषा को समझना है, शरीर के वाइब्रेशंस को समझना है, अंदर की बात में जानना है, बड़े सरेंडर भाव से शरीर में प्रवेश करना है। कब करोगे आप? जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप शांत होंगे, तो ही तो शरीर की भाषा सुनाई देगी। कोलूहल में, आवाजों में, इंटरनेट से, यूट्यूब से, टीवी से, समाचार से आप अपने शरीर की भाषा कभी नहीं समझ पाएंगे, अपनी भाषा को नहीं सुन पाएंगे। शरीर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान रखे, बीमारी आने से पहले आपको कहती है, कुछ बातें बताती है, हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जा, भट्टी में जा, हमें क्या लेना देना, हु आर यू? हम अपने शरीर से ऐसे ही फाइट करते हैं कि हु आर यू। फिर शरीर एक समय पर आने में बताता है कि हु इज आई। फिर जब आप मोहताज हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो दवाओं के, गुलाम हो जाते हो डॉक्टरों के, गुलाम हो जाते हो, फिर शरीर जैसे चलाता है वैसे चलना पड़ता। फिर राम का नाम, भगवान बचा ले अब की बार तो बख्श दे, आगे देख लूंगा, है। और फिर वही हालत होती है कि जैसे ही भगवान बचा लेता है फिर हम भूल जाते हैं क्या वादा किया था। ये बार बार रिपीटिशन क्यों होता है? वक्री ग्रहों के कारण। जितने ज्यादा वक्री ग्रह उतने ज्यादा बार बार रिपीटिशन, बंदा झूठ बोलेगा, क्योंकि अक्सर वक्री ग्रह झूठ बुलवाने में निपुणता हासिल करवा देते हैं। पापक ग्रह आपको झूठ बुलवाने में बड़ी निपुणता हासिल करवा देते हैं। इवन दूसरों को तो बेवकूफ बनाते बनाते खुद भी बड़ा अच्छा सा अपने आप को बेवकूफ बना लेता है। 3 इडियट फिल्म देखी ना, वो बार बार कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस ये पाप ग्रह यही काम कराते हैं, वो कहते हैं ऑल इज वेल, यू आर द बेस्ट, ऑल इज वेल, यू आर द बेस्ट। वो आपको बार बार समझाते रहता है और हम भी मान लेते हैं कि ऑल इज वेल। अभी तो गैस बनी थी,
गोली खा ली है, 2 घंटे बाद मामला सेट हो गया है, ऑल इज वेल एंड आई एम टू गुड। जब जरूरत पड़ती है फिर खा लेते हैं। कभी नहीं सुनते कि शरीर क्या कहना चाहता है, कि आपने को एसिडिटी क्यों हो रही है। कुंडली तो बताएगी, शरीर भी कुछ कहता है। एसिडिटी हमारे विचारों से पैदा होती है, हमारे नेगेटिव थॉट से पैदा हो रही है। जितना मर्जी जी भर भर के नेगेटिव सोचो, जी भर भर के एसिडिटी होगी। नहीं, ये क्या बात है, अभी तक तो हमने सुना था खान पान से होती है। नहीं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से एसिडिटी होती है। कभी कभी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो खिचड़ी खा के गुजारा कर रहे हैं, बाजरे की खिचड़ी खा रहे हैं बेचारे, सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी खा रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं बेचारे, फास्टिंग भी कर रहे हैं, फिर भी एसिडिटी है। वो कहते हैं क्या करें जी, जब तक पेंटाप्रोजोल पेंटासिड टाइप की चीज ना खा लें, या फिर आयुर्वेद में कोई चीज या होम्योपैथ में कोई चीज, वो मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा। कुछ भी जब तक ना दवा खा ले, मामला जी नहीं शांत होता और हर तीसरे दिन खड़ा रहता। ये भी एक बड़ा रीजन है। आप पढ़ेंगे इस कोर्स में, गलत थॉट प्रोसेस बीमारियों का ट्रिगर दबा देता है। अब नेगेटिव थॉट प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नेगेटिव नहीं सोचता, पर चलता है। जितने भी पास्ट के रिग्रेट्स हैं, जितने भी आपको इमोशनल डेंट लगे हैं लाइफ में, जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके, ये सब मिलकर के इकट्ठा होते चले जाते हैं और वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो सब मिलकर के आपके ऊपर अटैक करते हैं और मजबूर करते हैं नेगेटिव सोचने के लिए। प्राकृतिक रूप से आप लोग नेगेटिव सोचने वाले नहीं हो, पर आपके कुछ चीजें, आपके साथ जो आपने अपने बैड एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर लिए हैं, वो सभी के सभी आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर। फिर एक और पार्ट, आध्यात्मिक गलत अभ्यास, नेगेटिव रिचुअल प्रैक्टिस। इसको वश में कर लो, मारण कर दो, गलत मंत्र पढ़ दो, उसका भगवान सत्यानाश हो जाए, पड़ोसी का फलाना ना हो, फलाने रिश्तेदार का फलाना काम ना हो। कहां जा रहे हैं मांगने? भगवान के दरवाजे, और ऊपर से मंत्र और पढ़ रहे हैं। मंत्र तो परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन हमारे ऋषियों ने दिया था, और हम उन्हीं मंत्र को ये सोच रहे हैं कि किसी का बुरा भी कर सकते हैं। फलाना टोना टोटका करके चले जाओ, शायद किसी का बुरा हो जाए और हमारा भला हो जाए। दैट्स अ नेगेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। फलानी चीजें जल प्रवाह कर दो, मेरी भला टले किसी के जाके लगे, मेरे दोष दूर हो जाएं बस दूसरे के लग जाएं, कोई बात नहीं, मेरी बीमारी दूर हो जाए दूसरे के लग जाए, कोई चिंता नहीं। उसके एवज में की गई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मैं यार ऐसी मंत्र साधना करना चाहता हूं जिससे ऐसा 4 बार मंत्र पढ़ूंगा और फिर देख उसका क्या से क्या कर दूंगा, मेरे सामने कोई बोल के दिखाए। ये सारी नेगेटिव प्रैक्टिस है, ये सारी नेगेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। काला जादू, किया कराया टोना टोटका, इन चीजों में जाना और दिमाग लगाना, ये नेगेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये स्पिरिचुअलिज्म तो है ही नहीं, इसको स्पिरिचुअल कहना ही ठीक नहीं। कोई भी नेगेटिव प्रोसेस जो कि हम नेगेटिव प्रैक्टिस करते हैं, वो जो दूसरों के लिए अकल्याणकारी हो, आपको बीमारी का जन्म दे देता है। ध्यान रहे, मारण प्रयोग, बंधन प्रयोग, ये सब नेगेटिव प्रयोग प्रैक्टिस करने से इंसान को असाध्य रोग होते हैं। अक्सर महिलाएं बड़े गलत चक्कर में फंस जाती हैं। वशीकरण करना है किसका? प्रेमी का या पति का? इट्स ए नेगेटिव प्रैक्टिस।
सबसे बड़ा वशीकरण होता है वाणी का, सबसे बड़ा वशीकरण होता है व्यवहार का, फिर वशीकरण होता है वो सुंदर वस्त्र का। और हम कहां लग गए? मंत्र पढ़ रहे हैं, वश में कर रहे हैं। कर तो लोगे, काफी हद तक कामयाबी भी लगेगी, हो गई, पर मेरे भाई ये सब रोग पैदा करेंगे, ये ध्यान रखना। जो कई लोग कहते हैं जी हमारे फलां रिश्तेदार टोने टोटके कराता रहता है, भैया असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हो। असाध्य रोग क्या है? ऐसे रोग जिन्हें डॉक्टर भी ठीक ना कर सके, ऐसे रोग जिनके ऊपर दवाइयां पूरी तरह इफेक्टिव ना हो, ऐसे रोग जिन्हें मेंटेन तो किया जा सकता है, कंट्रोल तो किया जा सकता है, पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं नेगेटिव प्रैक्टिस में। हाँ, एक और बात, कभी कभी सही भावनाओं से भी की जाती है चीजें, पर उल्टी पड़ जाती है। गलत मंत्र का चयन उल्टा पड़ सकता है, ये ज्योतिष की व्याख्या है। गलत मंत्र को सिलेक्ट कर लेना बहुत हानिप्रद है। गलत साधनाओं में रत हो जाना बड़ा हानिप्रद है। गलत पावर को जनरेट करने के लिए, भूत प्रेतों को पकड़ने के लिए, भूत प्रेतों की सिद्धि करने के लिए, ये नेगेटिव प्रैक्टिस है। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकते हैं। जो ये तांत्रिक जो कहते हैं कि साहब हम भूत पकड़ लेते हैं, एक्चुअल में एक समय पर ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी मेरे फलाने ने मेरे ऊपर टोटका कर दिया, फलाना कर दिया। अरे भाई नहीं, ये गलत प्रैक्टिस का परिणाम था। आपकी कुंडली में ये योग नहीं था, पर आपको खींच के लेके आए, मोल लेकर के आए साहब ये बीमारी। क्या कर सकते हैं? गलत संगत बड़ा ध्यान रखिएगा, रोग देने वाली होती है, बीमारी देने वाली होती है। अगर आपने आस पड़ोस में अपने आर पार में ऐसे दोस्त पाल लिए हैं जो आपको गलत खान पान के लिए अग्रसर करते हैं, गलत चीजों की तरफ लेकर के जाते हैं, गलत प्रैक्टिस में ले जाते हैं, शरीर को दमन करने वाले, शरीर को रोगी बनाने वाली जितनी भी प्रैक्टिस की तरफ लेके जाते हैं, उस संगति का त्याग कर दें। ये सब रोग के कारण है।